नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। तो यारी बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट वीवीआई वायरल एमसीक्यू प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आप सभी के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको जिस तरह का क्वेश्चन बता रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद अब आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी वीडियो अपलोड होने वाला है। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 12 के प्रत्येक सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे आपका खंड क में एक आपका गद्यांश दिया हुआ है। इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है। तो इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर दिए गए उसको हम लोग यहाँ पे सीधे डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसका क्या है कि संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में सहायक होते हैं। तो संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होते हैं? तो इसमें महाकवि एवं मानसिक चिंतक, आध्यात्मिक पुरुष सहायक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं आपका शाश्वतता का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आघात से बचाने के लिए किसका अनुसरण करना चाहिए? तो समकालीन और क्षणिक संस्कृति को आघात से बचाने के लिए शाश्वत संस्कृति का यहाँ पे आपका अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, शाश्वत संस्कृति का। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि लोक के उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं? तो लोक के उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना ये आपका सत्वधर्मी करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, सत्वधर्मी। उसके बाद देखिए, अब यहां से आपका एक पद्यांश दिया गया है। इस पद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक के प्रश्नों के उत्तर को देना है, ठीक है। तो इस पद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिए। इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन आपका क्या है कि कविता में मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए कहा गया है, क्योंकि? तो कविता में आपका मृत्यु का स्वागत निडरता से करने के लिए क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है कि मृत्यु जीवन यात्रा का विश्राम स्थल है। साथ ही साथ मृत्यु से ही व्यक्ति को नए जीवन का सहारा मिलता है, इस वजह से। तो ये दोनों कारण है, इस वजह से तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1 और 2 दोनों। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि मृत्यु रूपी सरिता में कौन स्नान करता है? तो मृत्यु रूपी सरिता में आपका नए वस्त्र धारण करने की इच्छा रखने वाला जीव स्नान करता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि सच्चा प्रेम किसे कहा जा सकता है? तो सच्चा प्रेम उसे कहा जा सकता है जो आपका निष्प्राण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो आपका निष्प्राण होता है उसे सच्चा प्रेम कहा जा सकता है। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि काया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो काया का पर्यायवाची शब्द आपका तन होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, तन। उसके बाद देखिए, अब यहां से आप लोग विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट होंगे, ठीक है दोस्तों। देखिए, क्वेश्चन आपका यहाँ पे सब गुरु अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन है और यहीं से क्वेश्चन रिपीट होंगे। क्वेश्चन आपका क्या है कि भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष है, यानी कि जो आपका भारत का प्रथम समाचार पत्र है ये कौन सा है? तो ये आपका बंगाल गजट है, ठीक है। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन आपका याद रखेगा 1780 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, 1780। और ये जो आपका बंगाल गजट समाचार पत्र है ये कौन से भाषा का समाचार पत्र था? तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपका अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था, जो कि आपका जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिए, जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य आपका जिज्ञासाओं का समाधान करना भी है, सूचनाओं को परस्पर बांटना भी है और विचारों की अभिव्यक्ति है, यानी कि ये सभी आपका जनसंचार का प्रमुख उद्देश्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है कि संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया जाता है? तो संचार के मुद्रण माध्यम यानी कि प्रिंटिंग माध्यम में आपका समाचार पत्र को भी शामिल किया जाता है, पत्रिकाएं को भी शामिल किया जाता है और पैम्पलेट्स को भी शामिल किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इनमें से सभी। क्लियर है? उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उदंत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित होना शुरू हुआ था? तो जो आपका भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है ये आपका था उदंत मार्तंड।
और ये समाचार पत्र आपका 1826 में, कब 1826 में प्रकाशित होना शुरू हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे टिक लगा हुआ है पहले से आपका 1828, तो जो यहाँ से पहले से आपका टिक लगा हुआ है इस पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्वेश्चन किसी और ने भेजा है, उन्होंने अपने से पहले से टिक करके लगाया हुआ था, तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे गलत टिक हुआ लगा मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक सफल संपादक में कौन सा गुण अपेक्षित है। तो ये पहला गुण हो जाता है अभिप्रेरणा, ये भी अपेक्षित है। दूसरा आपका मेधा का, ये भी है। तीसरा आपका निपुणता, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी गुण अपेक्षित हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। तो जो हिंदुस्तान समाचार पत्र है, आप लोग इसके माध्यम से रोज डेली न्यूज सुनते होंगे, तो ये आपका दैनिक न्यूज़पेपर है, ये डेली प्रकाशित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए दैनिक का मतलब होता है प्रत्येक दिन, डेली जो न्यूज़पेपर आता है उसे दैनिक समाचार पत्र कहते हैं। जो सप्ताह में यानी कि 7 दिन में एक बार न्यूज़पेपर आता है उसे साप्ताहिक कहते हैं। और पाक्षिक किसे कहते हैं, जो 15 दिन में एक बार प्रकाशित होता है उसे पाक्षिक कहते हैं। और जो महीना में एक बार प्रकाशित होता है उसे मासिक कहते हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन फिक्स एक बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि टेलीविजन की रजत जयंती कब मनाई गई थी। तो ये आपका 1984 में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल है। तो भारत में सिनेमा जगत का प्रमुख केंद्र स्थल आपका मुंबई है, जिसे फिल्म नगरी भी कहा जाता है, ठीक है। और यहीं पे सारा हीरो हीरोइन सारा अधिकतर आपका यहीं पे रहता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि पाक्षिक पत्रिका कितने दिनों के अंतराल में प्रकाशित होती है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आप सभी को बताया कि जो पाक्षिक होता है ये 15 दिनों के अंतराल में प्रकाशित होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। डेली आपका 1 दिन के अंतराल में ये आपका दैनिक प्रकाशित होता है, 7 दिन में आपका साप्ताहिक प्रकाशित होता है और 30 दिन में आपका मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि फ्रीलांसर शब्द का अर्थ है। तो जो फ्रीलांसर शब्द है ये आपका फ्री से बना हुआ है, और फ्री का अर्थ क्या होता है, एक तरह से स्वतंत्र होता है। तो फ्रीलांसर शब्द का अर्थ क्या होता है, स्वतंत्र होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अब आपका है ग्रुप सी यानी कि खंड ग, जिसमें आपको पाठ्य पुस्तक के क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि जो आपके सिलेबस में जो किताब पढ़ना है आपको उससे क्वेश्चन दिए रहेंगे। देखिए आपका है कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपका एक पद्यांश दिया हुआ है, एक कविता। इस कविता को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 22 तक के उत्तर को देना है। एक कविता जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, कवियांश देख रहे हैं ना, कवि मतलब कविता का अंश है, ये आपका कहीं और से नहीं, ये आपका किताब की कविता से ही लिया गया है। देखिए आपको मालूम होगा कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो 2 कविता रचित है उसको आपके बुक में पढ़ना है। एक है आपका गीत गाने दो मुझे और एक है आपका सरोज स्मृति, ठीक है। उसी से आपका जो सरोज स्मृति है उसी से यह कविता आपका लिया गया है। देखिए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, कविता को आप लोग पढ़ लीजिए कि उपयुक्त कवियांश के कवि कौन है, यानी कि जो कवियांश है इसकी रचना किसने किया है। तो ये आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कौन सी कविता से लिया गया है, तो सरोज स्मृति है उससे लिया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कवि ने किसे अपना संबल कहा है। तो कवि ने इसे यहाँ पे अपना सरोज को अपना संबल कहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सरोज कौन होती है, तो जो कवि की पुत्री है उसका नाम ही यहाँ पे सरोज है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि कवि का जीवन कैसा रहा है। तो जब भी कवि का जीवन है ये दुखपूर्ण रहा है, दुखों से भरा रहा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि विकल शब्द का अर्थ है। तो विकल शब्द का अर्थ क्या होता है, व्याकुल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विकल शब्द का अर्थ व्याकुल होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि कार्नेलिया का गीत कविता के किस नाटक का अंश है। तो जो आपका कार्नेलिया का गीत है एक कविता जो आपका लिखा गया है जयशंकर प्रसाद के द्वारा, उसमें आपका 2 कविता पढ़ना है, एक देवसेना के गीत और एक आपका पढ़ना है ये कार्नेलिया का गीत, ठीक है। तो कार्नेलिया का जो गीत है आपका ये आपका चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछे कि देवसेना के गीत कौन से नाटक से लिया गया है तो याद रखिएगा देवसेना का गीत आपका स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया। कौन से नाटक से, स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, जिसकी रचना किसने किया है, जयशंकर प्रसाद ने किया है। क्लियर है बच्चों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि बसंत आया कविता के कवि हैं। तो बसंत आया कविता के कवि कौन है, तो इसके जो है 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुवीर शाह। रघुवीर शाह ने आपका बसंत आया कविता की रचना की है। ऑप्शन नंबर 3 इसका
करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकृति से नाता टूटता जा रहा है तो बसंत के आने का पता किस प्रकार होता है। तो प्रकृति से नाता टूटने पर आपका बसंत के आने की कोई भी मौसम आने का पता कैसे होता है, कैलेंडर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका कि मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि के रूप में आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 का। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गीत गाने दो मुझे कविता में कवि ने कैसे समय का वर्णन किया है। तो देखिए जो आपका गीत गाने दो कविता है, इसमें आपका कवि ने जब मनुष्य में जिज्ञासा खत्म हो जाती है उस समय का वर्णन किया है, और जब संघर्ष करते करते लोग के होश उड़ जाते हैं तो वैसे समय का भी वर्णन किया है, और जब जीवन में निराशा से भर जाता है तो ये तीनों टाइप के समय का वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है, ये जो गीत गाने दो मुझे कविता में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए अगला आपका है गद्यांश से, यानी कि यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से अभी आपका क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 22 तक था कि कोई भी आपका किताब की कविता से एक गद्यांश उठा करके दे दिया गया और उससे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक उसी प्रकार से आपके किताब के कहानी से एक मतलब गद्यांश उठा करके दे दिया गया है और उससे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए इस गद्यांश से आपको ना के बराबर आंसर मिलेगा, लेकिन आपको इससे ये आइडिया हो जाएगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप सभी के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये कितना बार रिपीट हुआ है तो इस बार भी आने की संभावना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ करें ना करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग जरूर कीजिएगा, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार घुमा करके बोर्ड एग्जाम में तो सेम टू सेम हुबहू रिपीट करके पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो ये जो गद्यांश आपका दिया हुआ है इसको पढ़ लीजिए आप लोग, मैं डायरेक्ट इसके आंसर से बताता हूं। ठीक है, देखिए ये जो आपका गद्यांश है ना, ये जो आपका किताब का चैप्टर है गांधी नेहरू और जो अससेर अरफात है उससे आपका यहाँ पे एक गद्यांश उठाया गया है। ठीक है, और इसकी रचना किसने किया है, तो वही क्वेश्चन है आपका कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है, भीष्म साहनी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है आपका अरे मैं उन दिनों कितना काम कर लेता था, यह आपका महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका अगला क्वेश्चन है कि महादेव देसाई कौन थे। तो महादेव देसाई आपका गांधी जी के निजी सचिव थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि महादेव देसाई कहाँ से जुड़ी अपनी आदेश सुनाने लगे। तो जो आपका कोहाट है और रावलपिंडी है, इन दोनों से जुड़ी आदेश सुनाने लगते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ला की कृति का अक्षय स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है। तो जो आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ला है उसके द्वारा जो अक्षय स्रोत यानी कि उनके द्वारा जो पुस्तक लिखे गए उसके अक्षय स्रोत माना जाता है हिंदी साहित्य का इतिहास। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस पुस्तक को माना जाता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि रामचंद्र शुक्ला के पिता का तबादला जब हरीमपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ला की उम्र कितनी थी। तब शुक्ला कितनी उम्र की थी, कितने साल की थी, तो ये 8 वर्ष के थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, शुक्ल आपका 8 वर्ष का था। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सुरमिनी के मन के पाठ के अंतर्गत कितने लघु निबंध हैं। तो जो आपका सुमिरनी के मन के जो आपका पाठ है इसके अंतर्गत आपका टोटल 3 लघु निबंध हैं, छोटी छोटी निबंध हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके लेखक कौन है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कहाँ तक क्वेश्चन देखे थे, क्या हो गया भाई। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हाँ 34 तक देख लेते हैं। आइए 35 पे 35वां क्वेश्चन है आपका कि ढेले चुन लो निबंध के माध्यम से समाज में निहित किन कृतियों का व्यंग किया गया है। तो अंधविश्वास का व्यंग किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि जलालगढ़ पहुंचकर हरगोविंद बड़ी बहुरिया के पेड़ पकड़कर माफी क्यों मांगता है। तो क्योंकि बड़ी बहुरिया का संदेश नहीं सुन सका था, इस वजह से माफी मांगता था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद्र की किस उपन्यास का अंश है। तो सूरदास की झोपड़ी आप लोगों ने पढ़ाई होगा, ये आपका रंगभूमि उपन्यास का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब उपन्यास का अंश है जिसकी रचना किसने किया था, प्रेमचंद्र ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, रंगभूमि उपन्यास का यह एक अंश एक पार्ट है। उसके बाद देखिए
अगला क्वेश्चन है कि सूरदास की झोपड़ी में आग किसने लगाई थी? तो किसने लगाया था सर? ये आपका भैरव ने लगाया था। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। देख, अरे भाई पेट पर क्या हो जा रहा है भाई, चलो आजा, क्या आज दिन खराब है क्या? चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया 38वां। 39वां क्वेश्चन देखिए कि आटे की भांति राख को कौन बटोर रहा था? तो जो उसकी झोपड़ी जल गया था ना, तो उसका जो राख था तो आटे की भांति वो कौन बटोर रहा था? ये सूरदास बटोर रहा था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हुआ। एक्चुअल में इस कहानी को आप पढ़िएगा ना तो आंख में आंसू जाएगी। अगर आप फीलिंग के साथ पढ़िएगा ना तो आंख में आंसू जाएगा। एक बार आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक है? नहीं पढ़े होंगे तो एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे पढ़ लिए होंगे, लेकिन आपने नहीं पढ़ा होगा तो जरूर एक बार पढ़िएगा। बहुत मजा आएगा। इससे आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है? पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं, इससे आप क्या सीखते हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस सब चैप्टर को जोड़ा गया आपके किताब में, सिलेबस में। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का क्या कारण था? तो झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण था क्योंकि सूरदास का जो झोपड़ी था वो भैरव के द्वारा क्या किया जाता है? जला दिया जाता है। बाद में पता चलता है, ठीक है? तो भैरव के द्वारा जो झोपड़ी जला दिया जाता है, झोपड़ी का जलना ही कारण था, जिसकी वजह से झोपड़ी के आसपास सन्नाटा, ये मतलब सन्नाटा छा जाता है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए अभी और क्वेश्चन मैं आप सभी को करवाऊंगा, जिसे अभिव्यक्ति एवं माध्यम से क्वेश्चन करवाऊंगा। किसी आपका 9 से 10 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, आपके किताब के प्रश्न को करवाऊंगा, और इस टाइप के जो गद्यांश और पद्यांश है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सारा आपको करवाऊंगा, ठीक है? तो चैनल पे आप लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिस्ट्री का आपका लगभग ऑब्जेक्टिव का 7 से 8 मतलब सब मिला करके 7 से 8 वीडियो अपलोड हो चुका है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, ठीक है? तो वे सारे वीडियो को देखिए। पॉलिटिकल साइंस का अपलोड हुआ है, उसे आप लोग देखिए। मतलब अपनी तैयारी को आप लोग जारी रखिए। लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट का अपलोड किया जा रहा है। और आपको कौन से क्लास का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।